हेलो स्टूडेंट्स, आपका ट्रिपल एसपी में स्वागत है। मैं राकेश जैन आज आपको विश्व राजनीति के अध्याय दो ध्रुवीयता का अंत के बारे में बताऊंगा। दो ध्रुवीयता से आप क्या समझते हैं? दो ध्रुवीयता जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, दो ध्रुवीयता का अर्थ है दो ध्रुव। विश्व राजनीति में जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो ध्रुव हो गए थे या दो ग्रुपों में विश्व का बंटवारा हो गया था। एक तरफ रूस समाजवादी विचारधारा, दूसरी तरफ अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा, और दोनों ही देश अपनी अपनी विचारधारा को श्रेष्ठ बताने के लिए एक दूसरे से हथियारों की होड़ कर रहे थे। इसे दो ध्रुवीयता कहा गया। शीत युद्ध का सबसे गर्मागर्म दौर बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी और यह दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। 1979 में पूर्वी जर्मनी में की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया। इस नाटकीय घटना के बाद और भी नाटकीय तथा ऐतिहासिक घटनाक्रम सामने आया। इसकी परिणति दूसरे दुनिया के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति पे हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विभाजित हो चुके जर्मनी को अब एकीकरण हो गया। सोवियत संघ के खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप के 8 देशों ने एक एक करके जनता के प्रदर्शनों को देखकर अपने साम्यवादी शासन को बदल डाला और पूंजीवाद की स्थापना की। शीत युद्ध के अंत के समय सोवियत संघ का यह सब चुपचाप देखते रहना पड़ा। ऐसा किसी सैन्य मजबूरी से नहीं, बल्कि आम जनता की सामूहिक कार्रवाई के दबाव के कारण। अंत में समय सोवियत संघ का विघटन हो गया। इस अध्याय में हम दूसरी दुनिया के विघटन का आशय, कारण और परिणाम के बारे में चर्चा करेंगे। हम यह भी चर्चा करेंगे कि सोवियत संघ या सोवियत शासन के पतन के बाद दुनिया के इस हिस्से में क्या हुआ और इन सब देशों से भारत के रिश्ते कैसे हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं सोवियत प्रणाली क्या थी। सोवियत प्रणाली समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में थी और समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत पर थी। यह मानव इतिहास के निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के कंट्रोल में आ गए और सोवियत सेना ने इन्हें फांसीवादी ताकतों से मुक्त कराया और इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली के तर्ज पर डाला। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है। इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। अमेरिका को छोड़ दे तो सोवियत संघ के अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में बहुत ज़्यादा अधिक विकसित थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे, जिसमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात, मशीनरी उत्पाद शामिल हैं। सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके भी आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था और पिन से लेकर कार तक सभी चीज़ें वहाँ पर विकसित होती थी। हालांकि सोवियत संघ की उत्पादक उपभोक्ता उद्योग में बनने वाली वस्तुएं गुणवत्ता के लिहाज से पश्चिम देशों के मुकाबले में कहीं नहीं टिकती थी, लेकिन फिर भी लोगों की न्यूनतम जीवन की स्तर सुनिश्चित किया गया था। सरकारी बुनियाद ज़रूरतों की चीज़ें मसलन स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल, लोक कल्याण और
अन्य चीज़ें रियायती दर पर मुहैया कराती थी। बेरोजगारी नहीं थी। मिल्कियत का प्रमुख रूप से राज्य का स्वामित्व था और भूमि और अन्य उत्पादक संस्थाओं पर स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी राज्य का ही था। बहरहाल सोवियत प्रणाली में नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया और यहाँ सत्तावादी होती चली गई यह प्रणाली और नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी बिल्कुल ख़त्म हो गई और लोग अपनी असहमति चुटकुलों और कार्टूनों के द्वारा व्यक्त करते थे। जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी मामलों का साथ संभाल कर अपने आप को 15 गणराज्यों के आपस में मिलाकर सोवियत संघ बनाया था, लेकिन पार्टी ने जनता की इस इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया। और हालांकि सोवियत संघ के नक्शे में रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था, लेकिन वास्तव में रूस हर मामले में अपना प्रभुत्व रखता था और अन्य क्षेत्रों की जनता अपने आप को उपेक्षित या दमित महसूस करती थी। हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका की बराबरी टक्कर दी, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। सोवियत संघ की प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाया। सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया और इससे सोवियत संघ की व्यवस्था और कमज़ोर हुई। हालांकि सोवियत संघ में लोगों का पारिश्रमिक लगातार बढ़ता गया, लेकिन उपभोक्ता और प्रौद्योगिकी के मामले में वह पश्चिमी देशों से बहुत पीछे छूट गया। अब आते हैं गोर्बाचोव और सोवियत संघ का विघटन। गोर्बाचोव जो है, मिखाइल गोर्बाचोव ने इस व्यवस्था को सुधारना चाहा और 1980 के दशक में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने और पश्चिमी के देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्रांति हो रही थी। सोवियत संघ के इस बराबरी में लाने के लिए सुधार जरूरी हो गए थे। गोर्बाचोव ने पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए सोवियत संघ में लोकतंत्र के रूप देने की और वहाँ सुधार करने का फैसला किया। इस फैसले से कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रही जिसका किसी को अंदाज़ा नहीं था। पूर्वी यूरोप के देश सोवियत खेमे के हिस्से थे। इन देशों की जनता ने अपनी सरकार और सोवियत संघ के नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। गोर्बाचोव के शासक रहते सोवियत संघ ने ऐसी गड़बड़ियों में उस तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जैसा अतीत में होता था। पूर्वी यूरोप और की साम्यवादी सरकार एक के बाद एक गिरती चली गई। सोवियत संघ के बाहर हो गए रहे इन परिवर्तनों के साथ साथ अंदर भी संकट गहराता गया और इससे सोवियत संघ के विघटन की गति और तेज हो गई। गोर्बाचोव ने देश के अंदर आर्थिक और राजनीतिक सुधारों और लोकतंत्र की नीति चलाई। इन नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने विरोध किया। 1991 में एक तख्तापलट हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गरमपंथी ने इसे बढ़ावा दिया। जब तक जनता की स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था और वे कम्युनिस्ट पार्टी के पुरानी रंगत वाले शासन में नहीं आना चाहते थे, येल्त्सिन ने इस तख्तापलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे नायक की तरह उभरे। रूसी गणराज्य ने जहां बोरिस येल्त्सिन के आम चुनाव में जीता था और केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया, सत्ता मास्को से गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी। ऐसा खासकर सोवियत संघ के उन भागों में हुआ जहां ज़्यादातर यूरोपीकृत थे और अपने को संप्रभु राज्य मानते थे। आश्चर्यजनक तौर पर मध्य एशियाई गणराज्यों ने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की। वे सोवियत संघ के साथ रहना चाहते थे और सन 1951 के दिसंबर में येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा करी और कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हो गई और परिवर्तित सोवियत गणराज्य ने पूंजीवादी तथा लोकतंत्र को अपना आधार बनाया और समाजवादी सोवियत गणराज्य का विघटन की घोषणा की। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का गठन बाकी गणराज्यों, खासकर मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए बहुत आश्चर्यचकित करने के वाला था। ये गणराज्य अभी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से बाहर थे। इन मुद्दों को तुरंत हल कर लिया गया और इन्हें राष्ट्रकुल का संस्थापक और सदस्य बनाया गया। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया।
रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिली और सोवियत संघ ने जो अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियाँ की थी उन सब को निभाने का जिम्मा अब रूस का था। सोवियत संघ के विघटन के बाद के समय में पूर्ववर्ती गणराज्यों के बीच एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा रूस को मिला। उसने अमेरिका के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम भी उठाए। सोवियत संघ अब नहीं रहा, वह दफन हो चुका था। ओके।